नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। देश के विभिन्न हिस्से इस समय सूखे की मार झेल रहे हैं। केंद्र सरकार ने 10 राज्यों को सूखा प्रभावित राज्य घोषित किया है। ऐसे में सरकार लगातार कई प्रयास भी कर रही है। कैबिनेट सचिव ने राज्यों के प्रमुख सचिवों के साथ बैठक भी की और कई उपाय सरकार लगातार उठा रही है, जिससे कि सूखाग्रस्त इलाकों में किसान और विशेषकर भूमिहीन किसान जो है उनको इन समस्याओं से दो चार न होना पड़े, उनकी समस्याओं को कम किया जा सके। आज के इस पूरे विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में 3 मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर टी हक, जो कृषि विशेषज्ञ हैं। आपका स्वागत है सर। एबी पांड्या साहब हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं केंद्रीय जल आयोग, और वरिष्ठ पत्रकार हैं एनके सिंह साहब, जिनसे हम जानेंगे कि क्या तुलनात्मक फर्क आप देखते हैं पिछले 40-50 सालों में, क्योंकि ये वो राज्य हैं जहां पे हर साल हम सूखे की समस्या इन राज्यों के लिए लगातार बनी रही है। क्यों नहीं कोई ठोस उपाय हो पाए हैं, क्यों नहीं कोई स्थायी नीति हो पाई है इस समस्या से निपटने के लिए? इस पर बात करेंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं कि सरकार की तरफ से क्या क्या कदम उठाए गए हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका पर सुनवाई लगातार चल रही है सूखेग्रस्त इलाकों को लेकर। उस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, उसके आगे चर्चा शुरू करते हैं। देश के 10 राज्यों में 250 से ज्यादा जिले सूखे की चपेट में हैं। इन क्षेत्रों में रहने वाले 33 करोड़ की आबादी यानी देश की कुल आबादी का लगभग 25% हिस्सा सूखे से प्रभावित है। सूखे की ये चिंता बुधवार को राज्यसभा में दिखी। राज्यसभा में देश के कुछ हिस्सों में सूखे के गंभीर हालात और पानी की कमी पर अल्पकालिक चर्चा हुई। चर्चा का जवाब देते हुए सरकार की ओर से कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों को पूरी मदद दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार चारा विकास कार्यक्रम, भूमिहीन किसान समूह जैसे तमाम कार्यक्रमों के जरिए किसानों को मदद दे रही है। सरकार के मुताबिक 10 सूखाग्रस्त राज्यों को सूखा मदद की पहली किस्त भेज दी गई है और पिछले 2 सालों में सबसे ज्यादा मदद यूपी को दी गई है। आज आपदा कोष में सरकार की ओर से 5 वर्ष में 33,580 करोड़ रुपए गए और अभी 5 वर्ष के लिए ये 1516 से बढ़ाकर उसको 61,219 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया गया, लगभग 2.25 गुना किया गया है। केंद्र की ओर से जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने स्वीकार किया कि देश में पानी की कमी है और बड़े जलाशयों में 11 बिलियन मीटर क्यूबिक पानी कम हो गया है। हालांकि उन्होंने भरोसा दिया कि किसी को पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। हमें प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अपना पसीना बहाओ, अपने आप को जाकर के वहां पर चाहे सुखा दो, लेकिन लोगों को सूखे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पीने के पानी की परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये तैयारी हमने की हुई है। इसके लिए हमारे लिए पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी ने हमें पूरी छूट दे दी है। विपदा बहुत बड़ी है जो सामने मुंह बाए खड़ी है, खाली इस साल के लिए नहीं, आगे के लिए भी। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह की तैयारी जल संसाधन मंत्रालय को करने के लिए कही है, मुझे यकीन है कि हम इसका मुकाबला करेंगे। इससे पहले तमाम सदस्यों ने सूखे और पानी की गंभीर कमी पर चिंता जाहिर की और सरकार को कई सुझाव भी दिए कि हमें एक नया मंत्रालय करना चाहिए जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर में क्लाइमेट चेंज, फूड्स, फ्लड्स, ड्राउट इत्यादि एक मंत्रालय में रहे। सबसे भीषण परिस्थिति उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट में 50 डिस्ट्रिक्ट अफेक्टेड है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। एक ही राज्य में 9 करोड़ 80 लाख जब आबादी इसमें फंसती है तो ये संकट की स्थिति कहाँ तक गंभीर है, ये बात हम लोगों के सामने आती है। पिछले 3 वर्षों से सूखे की स्थिति को पूरा देश और स्पेशली कुछ राज्य बहुत ज़्यादा भुगत रहे हैं। कहीं बारिश बिल्कुल नहीं है तो कहीं बहुत थोड़ी है। सर, गवर्नमेंट मशीनरी, मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा कि कौन सी सरकार ने क्या किया। सूखा ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का विषय नहीं है, सूखा ये देश की समस्या है। देश में करीब 33 करोड़ लोग सूखा प्रभावित हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए इस प्राकृतिक समस्या से लड़ना आसान नहीं है। यही वजह है कि केंद्र सरकार इसके लिए मिशन मोड में आ चुकी है। केंद्र सरकार राज्यों के साथ मिलकर हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश कर रही है और आने वाले दिनों में भी मानसून के मेहरबान रहने के आसार हैं। ऐसे में जल्द ही लोगों को राहत मिल सकती है। और हम देखा कि सरकार किस तरह के कदम उठा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है 10 राज्यों में जो सूखा है। सबसे पहले टी हक साहब, आप ही से शुरू करना चाहूंगी। क्या आपको लगता है ये समस्या आज की नहीं है, लंबे समय से समस्या चली आ रही है और ये वो राज्य हैं जो लगभग हर साल सूखे की समस्या देखते हैं? नहीं, इसको मैं इस तरह से रखूंगा कि अगर आप देखें हिस्ट्री
खास करके रिसेंटली करीब 3-4 दशक का, तो इसमें आपको मिलेगा 2002 में एक बहुत बड़ा भीषण रूप में सूखा पड़ा था, जबकि 19% के करीब डेफिसिट था रेनफॉल का, बारिश का। फिर एक और बहुत बड़ा 2009-10 में था, जिसमें उसी तरह से 22% का डेफिसिट था रेनफॉल का। और फिर इसी बीच में ये भी होता है कि कभी कभी पिछले दिनों 9% का तो आम कई बार हुआ, और फिर अभी पिछले 2 साल से 12% के आसपास का डेफिसिट रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे पिछले साल जून जुलाई में बारिश बिल्कुल हुई ही नहीं, और अगस्त सितंबर में खूब बारिश हुई। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल भी अभी पिछले दिनों से थोड़ा सा और ख़राब होने लगा, हिस्टोरिकली भी अगर हम देखें तो उससे जो इंटेंसिटी है ड्रॉट का या सिवियरिटी है ड्रॉट का, वो बढ़ जाता है। क्योंकि उसमें अफेक्टेड किस तरह से होते हैं, देखिए जून जुलाई में अगर आपकी बारिश नहीं हुई तो कोई भी किसान रेनफेड एरियाज में कुछ उगाएगा ही नहीं, फसल होगा ही नहीं। अगर अगस्त में सितंबर में पूरा बारिश भी कर दे, ओवरऑल रेनफॉल का डेफिसिट थोड़ा कम भी हो जाए या बाढ़ भी आ जाए, इवन देन आपको इट डज नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम, जो उसका सूखा की स्थिति जो 2 महीने की रही। तो इस तरह से प्रॉब्लम इस साल भी जैसे अभी तक है कि टेम्परेचर लेवल भी 1 से 2 डिग्री हाई चल रहा है डिफरेंट रीजन्स में, तो इससे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स और बढ़ गया है। तो ऐसी स्थिति में पीने की पानी की प्रॉब्लम उस तरह का एरियाज में। फिर दूसरी बात है कि आपको इरिगेशन के लिए तो पानी है ही नहीं, कृषि के लिए पानी है ही नहीं। और तीसरी बात कुछ और ये हो गया है कि लोगों को वो समझ भी नहीं आ रही है कि क्या करना है। मैं आपको असली बात बता दूं। अच्छा, आपको लगता है कि ये जागरूकता की बहुत कमी है, लोगों में जागरूकता की बहुत कमी है। क्योंकि कई सालों से गवर्नमेंट, खास करके 2 साल से तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ही कहते जा रही है कि भाई रेन वाटर हार्वेस्टिंग करो, ढंग से जल का कैसे आप उसको सुरक्षा करो, और एक एक ड्रॉप पानी से सिंचाई की व्यवस्था करो, ड्रिप इरिगेशन लाओ, स्प्रिंकलर इरिगेशन लाओ, फ्लड इरिगेशन मत करो। मोदी जी तो हर जगह जहाँ जाते हैं इसी बात को दोहराते हैं। उसके बावजूद भी लोगों में जागरूकता नहीं है। अगर अभी प्रेजेंट ड्रॉट की बात कहूँ, इंटेंसिटी जरूर है, जैसे महाराष्ट्र के ड्रॉट के बारे में लोग कहते हैं लातूर में पानी आप भेज रहे हैं, लेकिन साथ साथ क्या हुआ ये भी देखा जा रहा है कि लातूर में जो रेनफॉल है वो सोलापुर का रेनफॉल से एवरेज से ज़्यादा है। स्टिल लातूर में प्रॉब्लम ज़्यादा है, सोलापुर में कम क्यों है? सेम स्टेट में एक जगह जहां लोगों ने पार्टिसिपेटरी वे में वाटर शेड मैनेजमेंट करते हैं या रेन वाटर को हार्वेस्ट करके उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कम्युनिटी लेवल पे, तो वहाँ सिचुएशन में उतना क्राइसिस नहीं आया जैसे कि आपको लातूर में दिखता है। लेकिन लातूर में भी शॉर्टेज है, दैट इज ट्रू, लेकिन नॉट एज मच एज यू हैव इन सोलापुर। लेकिन इट इज़ बेसिकली मैनेजमेंट प्रॉब्लम, लोगों में अवेयरनेस का प्रॉब्लम। और वाटर शेड की बात तो हम सालों से कहते आ रहे हैं कि रेनफेड एरिया जहाँ इस देश में अभी भी 55% एरिया, 52-53 आज के दिन में, वो बेसिकली रेन के ऊपर डिपेंड करता है कृषि। और अभी तक उस एरियाज में हम एम्फेसिस था कि वाटर शेड डेवलपमेंट के कई स्कीम्स थे। एक मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लैंड रिसोर्सेस वाले करते हैं, एक एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री करती थी, एक वाटर रिसोर्सेस का अलग स्कीम्स होती है। तो इस तरह से करने के बावजूद भी अल्टीमेटली रिजल्ट आज के दिन में क्या है, 90 मिलियन हेक्टेयर हमको वाटर को ट्रीट करना था, और अभी तक मेरे ख्याल से 25-26 मिलियन हेक्टेयर्स के आसपास हुआ है। तो इतना गैप अब कई डिकेड से चल रहा है, 70 से तो चल ही रहा है ये एफर्ट्स सरकार का। और अभी थोड़ा सा एफर्ट्स एक्स्ट्रा हुआ रिलीफ के टर्म में भी और प्रॉपर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के रूप में भी, जैसे आपका इरिगेशन के लिए एक्सपेंसेस जो एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ने एलोकेशन काफ़ी बढ़ा दिया है इस बार। डॉक्टर हक इस पे भी बात करेंगे। पांड्या साहब आपसे जानना चाहेंगे, डॉक्टर हक जिस तरह से कह रहे हैं कि 70 के दशक से हम एक तरह से पानी के संचयन या उसके संरक्षण को लेकर हम काम कर रहे हैं, फिर आज हम इस संकट में क्यों खड़े हैं? इसका एक बहुत बड़ा पहलू ये है कि हमारी डिमांड्स बढ़ी हैं। हमारे जो रेजिलियंस है वो काफ़ी हद तक हमने ये सोचा कि हमने कुछ काम कर लिया, और वो कर लिया तो उसको सोच के कि अब आगे ज़रूरत नहीं है करके हमने उसके ऊपर जो प्रेशर था वो हमने कुछ हद तक कम कर दिया है। ड्रॉट जो है वो एक्चुअली एक मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। पानी का अगर आप जैसे रेनफॉल की एवरेज देखो तो जब आप देश लेवल पे देखते हैं तो 90% से ऊपर ही रहती है। जो डिपार्चर फ्रॉम नॉर्मल है उसमें हम लोग कहते हैं कि 97% का मानसून है। तो हमारा जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की जो स्क्यूनेस बढ़ी है कंट्री में, उसके सामने हमने जो रेजिलियंस पैदा करनी चाहिए हमने वो रेजिलियंस पैदा नहीं की है। उसके अंदर एक तो सबसे बड़ा बात यह आता है कि हमारा जो मैक्रो वाटर मैनेजमेंट है
उसमें हम लोगों ने अभी कुछ हद तक जो है उतना हमने नहीं कर पाए हैं जितना हमने करना चाहिए था। जो 1970 के दशक में या 1950 से लेके तो 1970 या 80 के दशक तक हमने जितने प्रोजेक्ट्स हम मेजर मीडियम प्रोजेक्ट्स हम इस कंट्री में लाए और उसका हमने डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वगैरह सेटअप किया और उससे हमने जो इरिगेशन की जो ग्रोथ की उसके कंपैरिजन में अभी हमारी इरिगेशन की ग्रोथ जो है वो कम है। उसका दूसरा एक जो मेजर जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने जो हमारी जो क्रॉपिंग पैटर्न थी उसको हमने एक तरीके से जो पानी की उपलब्धता है उसके साथ जो जोड़ होना चाहिए उसका जो एक सम्मेलन होना चाहिए वो नहीं किया है। और हम उस तरीके से काम कर रहे हैं जहाँ पर कि हम जो तरीके का क्रॉप हमें नहीं लेना चाहिए वहाँ पर हम उस तरीके का क्रॉप लेने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में फिर उसकी वजह से हमें दिक्कतें आ रही हैं। तीसरी बात यह है कि हमें क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट भी हमें रेजिलियंस पैदा करने की ज़रूरत है और इसमें हमें अभी एक सिचुएशन ये आ रही है कि हमें माइक्रो के साथ साथ हमें मैक्रो के भी जो सॉल्यूशंस है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। उसमें भी जैसे ये सरकार ने इतना अच्छा कदम उठाया है कि जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स की जो स्कीम है वो बेसिकली इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफ़र की स्कीम है और वो एक तरीके से देश को पानी के बारे में इक्विटेबल करने की स्कीम है कि जिसके पास ज़्यादा है वो कम को दे। आज आप देखिए कि असम में ऑलरेडी हम लोग जो हैं सेंट्रल वाटर कमीशन फ्लड वार्निंग्स इश्यू कर रहा है। वहाँ पर लोग जो हैं वो फ्लड से त्रस्त हो रहे हैं और यहाँ पर जो हमारे सदर्न इंडिया में हमारे जो भाई हैं वो लोग को पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा। तो ये जो विडंबना है वो जब तक हम मैक्रो लेवल पे वाटर मैनेजमेंट अच्छे से नहीं करेंगे और बड़े प्रोजेक्ट्स और छोटे प्रोजेक्ट्स और वाटरशेड मैनेजमेंट का एक हम सामंजस्य जब तक पैदा नहीं करेंगे हम लोग इसमें से बाहर नहीं आ पाएंगे। बिल्कुल। सिंह साहब, जिस तरह से दोनों ही हमारे मेहमानों ने कहा, डॉक्टर हक ने भी कहा, पांड्या साहब भी बता रहे हैं कि योजनाएं भी हैं, तरीके भी हैं और केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वय की कोशिश भी योजनाओं के जरिए की गई है। फिर क्या वजह रही कि हम उन उपायों पे उस तरह से काम नहीं कर पाए? जो माइक्रो लेवल पे अगर काम करने की बात हो तो हम उस तरफ भी नहीं कर पाए, उस तरह की कृषि को हम नहीं तमाम जगहों पर चुन पाए या किसानों तक ये संदेश पहुंचा पाए। जागरूकता की कमी है। शुरुआत कहां से की जाए? जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में भी 2 जगहों के उदाहरण दिए, मध्य प्रदेश के दावेस का दिया और दूसरा महाराष्ट्र का दिया। देवास का जो उदाहरण था तो बड़ा वैलिड उदाहरण था। देखिए, इस देश में 70 साल में 45% इरिगेशन अभी भी नहीं है। हालांकि हक साहब ने 55 बताया, लेकिन 45 जो लेटेस्ट हमारी फिगर है 55 सूखा है बेसिकली, रेनफेड एरिया। आज आप देखिए तत्काल हमारा 1/3 एरिया देश में सूखे में है और ये दूसरे साल हो रहा है लगातार। वजह क्या है? एक तो माइक्रो लेवल पे आपको करना है और एक मैक्रो लेवल पे। मैक्रो लेवल पे 70 साल में अगर आपने सिंचाई की सुविधाएं इतनी नहीं दी हैं कि सिर्फ 55% या 50% ही सिंचित एरिया है, तो इसका सीधा मतलब है कि कैजुअलनेस रही है। मैक्रो लेवल पे आपको डेवलपमेंट प्लानिंग इस तरह करनी चाहिए थी कि नहरें आप बड़ी दें और उसके लिए पूरा का पूरा, जैसा कि बताया अभी, सही बात है कि अगर रिवर इंटरलिंकिंग कर देंगे तो जहां पे बाढ़ आ रही है वहां से आप लेके पानी इधर आ सकते हैं। दूसरा है हैबिट से रिलेटेड, जो प्रधानमंत्री जी लगातार कह रहे हैं। माइक्रो लेवल पे अगर आप देखें तो बड़ी सिंपल सी बात है कि 30 मीटर बाय 30 मीटर का अगर आप एक पॉन्ड बनाते हैं तो उसमें आप 6 एकड़ सिंचाई कर सकते हैं, जो कि 6 महीना पानी रिटेन करेगा प्लास्टिक कोटिंग की वजह से। प्लास्टिक कोटिंग होगी उस तालाब में। आपके यहाँ वाटर बॉडीज हैं, गांव में थी, वो सब भर दी गई, तो नतीजा ये हुआ कि आज आपके पास वाटर बॉडीज नहीं है। तो मनरेगा इस समय बेस्ट स्कीम है और ये पहला प्रधानमंत्री, मैंने देखा है कि ये पहली गवर्नमेंट है जो कि सस्टेन्ड एक प्रयास कर रही है कि सोशल हैबिट्स, जो कैजुअलनेस है समाज की तरफ से, उसको दूर करे और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट आए। उदाहरण के लिए जैसा अभी बताया पांड्या साहब ने, क्रॉप पैटर्न आपको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन आज भी आप गेहूं ही उगाते हैं, नतीजा ये होता है कि गेहूं आप यूरिया डालते हैं। यही वजह है कि सॉइल हेल्थ कार्ड प्रधानमंत्री बनवा रहे हैं और नीम कोटेड यूरिया ने एक तरह से पिछले कुछ समय वंडरफुल, मतलब कि ताज्जुब करेंगे आप कि 25 साल से हम लोग कह रहे हैं कि भाई आपका सब्सिडी का यूरिया नाइट्रोजन बेस्ड इंडस्ट्रीज ले जा रही हैं, किसान को नहीं मिल रहा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अचानक ये गवर्नमेंट आती है, सोचती है कि इसका किया क्या जाए, हमारी सब्सिडी तो किसान की जगह इंडस्ट्री ले जाते हैं, तो नीम की कोटिंग कर दी।
अब उसका फायदा ये हुआ कि सस्टेन्ड रिलीज ऑफ नाइट्रोजन धीरे धीरे जब वो खेत में डालेगा, और नीम खुद डिसइंफेक्टेंट है, तो ये दो उसके प्लसेस हैं। तो एक अद्भुत काम हुआ है नीम कोटेड यूरिया से। उसी तरह आपको ये सॉइल हेल्थ कार्ड बन जाएगा, तो आपके खेत में यूरिया की जरूरत नहीं है, आप यूरिया डाल देते हैं, नतीजा ये होता है कि खेत की जो सैलिनिटी होती है वो बढ़ जाती है, सैलाइन हो जाता है, खेत खराब हो जाता है। ये एक्सटेंशन प्लानर्स को हमारे करना था 70 साल में, लेकिन वो फेल हो गए। तो अब ये जो मन की बात डायरेक्ट रेपो है जो किसानों से बना रहे हैं, उसका पर्पस यही है कि माइक्रो लेवल पे कम से कम वाटर बॉडीज डेवलप की जाएं। ड्रिप इरिगेशन है, आप ताज्जुब करेंगे कि 10 टाइम्स कम पानी का इस्तेमाल होगा ड्रिप इरिगेशन से। तो आप ये सब प्रयास जो कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से रिजल्ट देगा। लेकिन आज जो खतरा है, दूसरे साल किसान मरने जा रहा है, बुरी हालत में है, मतलब आर्थिक रूप से मरने जा रहा है। तो नतीजा यह कि आपको मनरेगा को पूरी तरह से निर्बाध रूप से इंप्लीमेंट करना होगा, ताकि कम से कम ये वाटर बॉडीज को डेवलप कर सके और उनको रोजगार मिलेगा, क्योंकि खेती नहीं हो रही। बुलंदशहर में अभी मैंने देखा कि खेती लगभग 60% नहीं हुई है। ये तो खरीफ की फसल बुआई का ये वक्त है, और ये वक्त तो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसानों के लिए। अगर आप माने कि मतलब अगर इस समय नहीं बारिश होगी तो उनके लिए बारिश होने का कोई फायदा नहीं कर सकते। नहीं, और गेहूं में हुआ है, पिछला जो गेहूं था वो पानी न होने की वजह से गेहूं की बुआई नहीं की है किसानों ने। तो खतरा वो भी है कि आप बुरी तरह से किसान आहत हुआ है, और इसलिए इमीडिएटली आप मनरेगा को शुरू करें, पूरे फुल स्कीम। मेरे ख्याल से कर भी रहे हैं, मनरेगा का फंड भी बढ़ाया है, अब की बार 42,000 करोड़ हो गया। नहीं, और कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में जो अभी जिस याचिका पे लगातार बात हो रही थी, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट क्यों आए इसके इंटरफियर। अब मुश्किल ये है कि हमारे क्या डेवलपमेंट प्लानिंग भी अब सुप्रीम कोर्ट देखेगा। तो मुझे लगता है कि सरकारों को देखना चाहिए था, 70 साल में देखना चाहिए था। ये कोर्ट का काम नहीं है कि कोर्ट बताए कि आप कब सिंचाई करेंगे, कब खाद डालेंगे। तो ये मेरे ख्याल से एक अफसोस की बात है। डॉक्टर हक, हम आपके पास भी आएंगे और बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटते हैं और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। रॉकस्टार रॉकी को है रॉक का क्रेज, शास्त्री जी के पूरे क्लासिकल है टेस्ट, रॉकी के रॉक से हैं वो बेहाल, शास्त्री जी के संगीत से मिलती नहीं रॉकी की चाल। तभी दिल्ली में आ गया ऑड इवन का दौर, शेयर की गाड़ी एंड मच मोर। ऑड इवन से हुई गाड़ी शेयर करने की शुरुआत, फिर तो हो गई दोस्ती, मिली ताल से ताल। तभी दिल्ली ने कहा दिल से, ऑड इवन फिर से 15 से 30 अप्रैल। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं, और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांग जन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांग जनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती, तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान, देश का प्रत्येक विकलांगजन
अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करें। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। रॉकस्टार रॉकी को है रॉक का क्रेज, शास्त्री जी के पूरे क्लासिकल है टेस्ट, रॉकी के रॉक से हैं वो बेहाल, शास्त्री जी के संगीत से मिलती नहीं रॉकी की चाल। तभी दिल्ली में आ गया ऑड इवन का दौर, शेयर की गाड़ी एंड मच मोर। ऑड इवन से हुई गाड़ी शेयर करने की शुरुआत, फिर तो हो गई दोस्ती, मिली ताल से ताल। तभी दिल्ली ने कहा दिल से, ऑड इवन फिर से 15 से 30 अप्रैल। सुनो सुनो किसान भाइयों सुनो सुनो, ओ सुनो सुनो किसान भाइयों सुनो सुनो, सुनो सुनो किसान भाइयों ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले, नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांगजन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांगजनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती, तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। सूखे से निपटने के लिए केंद्र सरकार लगातार कदम उठा रही है। यही नहीं, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, किसानों को एक तरह से एक सुरक्षित वातावरण देने के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं, जिसमें से फसल बीमा योजना है, मुआवजे की रकम को कम करना है, क्रॉप डैमेज जो 50% था उसको 33% किया गया है, उसको मापने का तरीका बदला गया है। इन तमाम पहलुओं पर लगातार सरकार काम कर रही है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इतने समय तक क्यों नहीं कोई ठोस नीति, कोई ठोस कदम उठाए गए थे। हम बात कर रहे थे डॉक्टर हक से। डॉक्टर हक, क्या आपको लगता है कि ये योजनाएं अभी की हैं, लेकिन इससे पहले भी इन क्षेत्रों के लिए, सूखे का संकट के लिए काम किया जा रहा था, क्या आज तक नहीं कुछ ऐसी ठोस नीति बन? देखिए, तीनों चीज जो आपने कहा, एक मनरेगा की बात, एक या इरिगेशन की बात, या फिर इंश्योरेंस की बात, ये पहले की ही स्कीम है, कोई स्कीम नहीं है, लेकिन स्कीम में सुधार हुआ है काफ़ी। इसको कहिए प्रेजेंट अभी 1-2 साल में, जो खास करके पिछले साल में सुधार आया काफी सब्सटेंशियली, जैसे एग्रीकल्चर इंश्योरेंस का है। आपको लगता है कि सक्रियता बढ़ी है इस सरकार के आने के बाद से योजनाओं में काम करने में? कारण है ना कि प्रीमियम रेट जहां 10% 12% था, वहां से अगर 1.5% खरीफ क्रॉप्स के लिए और 2% रबी क्रॉप्स के लिए होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे। अभी तो पहले नॉर्मली 20 से 22-23% जो किसान कवर्ड होते थे, वो भी कभी हुए ईयर टू ईयर वेरी करता था। अब इस बार गवर्नमेंट का ही टारगेट है कि कम से कम 50% फार्मर्स जो इससे कवर्ड होंगे, तो इम्प्रूवमेंट तो है ही। फिर है कि कुछ क्रॉप जो है पहले जैसे फेल हो गया, सोइंग ही नहीं हुआ, तो सोइंग को कवर नहीं था पहले इंश्योरेंस स्कीम में, तो अब वो सोइंग भी अगर नहीं हुआ तो वो भी कवर्ड है। आपने हार्वेस्ट कर लिया, कटने के बाद भी अगर ओले पड़ गए या कहीं कुछ हो गया, फसल नष्ट हो गया, भी मुआवजा तो उसका भी मिलेगा। तो इम्प्रूवमेंट तो सब्सटेंशियल है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन
ये है कि उसको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, उसमें तालमेल चाहिए सरकार का। पांडे जी, आज की सूरत में आपको क्या लगता है, अब जो संकट की स्थिति सामने दिखाई दे रही है और सरकार का कहना है कि राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर काम करना है, ये कॉन्करेंट इशू है, राज्यसभा में इस पे चर्चा भी आज हुई है, क्या आपको लगता है कैसे आगे बढ़ने की जरूरत है राज्य सरकारों को भी? अभी हमें ये आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि हमारी अभी जो सिस्टम्स हैं वो सिस्टम्स में हमें अपना एक डायनामिक प्लानिंग के कंसेप्ट्स जो हैं वो लाने चाहिए। अभी तक हम लोग ये करते हैं कि एक हमारा एक फिक्स्ड शेड्यूल होता है, हम उतना पानी उस तरीके से रिलीज़ कर देते हैं, ये नहीं देखते हैं कि पीछे फिर जो आगे वाले समय में हमारे को अगर पानी कम मिला तो फिर उसका हमें क्या हश्र होगा हमारा। दूसरा, हमें ये करना चाहिए कि हमारी जो इरिगेशन सिस्टम्स हैं उनकी जो अपकीप है, उनके जो मॉडर्नाइजेशन है, उनके लिए भी ये एक बहुत अहम समय है, क्योंकि इस समय अगर हमने जो सिस्टम्स की जो डेफिशिएंसीज हैं उसको हम रिमूव कर पाएंगे, क्योंकि पानी नहीं है, वेरी अनफॉर्चुनेट, बट साइमल्टेनियसली उसने आपको वो जगह का एक्सेस दिया है जहाँ पर सिल्ट जमी हुई है, जहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंसेस हुए हैं। तो इस समय अगर हम उस तरीके से काम करें तो जैसे मनरेगा वगैरह को उसके साथ जोड़ें और हम जैसे डिसिल्टिंग के काम ले, हम कैनाल के रेक्टिफिकेशन के काम ले और उसको हम सिस्टम को हम एक इम्प्रूव्ड लेवल पे ले आएँ तो फिर अगले वाले मानसून में वो आपको ज़्यादा फायदा देगी। और दूसरी बात कि जब हम क्राइसिस में आ रहे हैं उस समय पे हमें जो एफिशिएंट मीन्स ऑफ इरिगेशन है, जैसे ड्रिप स्प्रिंकलर वगैरह के जो कंसेप्ट्स हैं उनको हमें काफ़ी प्रमोट करने चाहिए और लोगों को एक उदाहरण देके समझाना चाहिए कि देखिए इतने ही पानी में हम कर जाते अगर हमारे पास ये होता तो। और इसलिए इस साल से हम एटलीस्ट हम शुरू करने की कोशिश, किसानों को जागरूक करने की जरूरत है। सिंह साहब, ये मसला राज्य सरकारों का है, केंद्र सरकार योजनाएं बना सकती है या आवंटन कर सकती है, फंड दे सकती है, दिशा निर्देश तय कर सकती है, लेकिन लागू तो राज्य सरकारों को ही करना है। क्या यही वजह रही कि इतने लंबे से नहीं कुछ हुआ है? रितु, आपने बड़े ही दुखते नब्ज रग पे हाथ रखा है। सच बात यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में फेडरल स्ट्रक्चर होने की वजह से आपकी सारी योजनाएं दम तोड़ देती हैं स्टेट गवर्नमेंट अगर बहुत अच्छी नहीं है। आप देखें मनरेगा में मैक्सिमम यूटिलाइजेशन एफिशिएंट गवर्नमेंट जो है केरला की, तमिलनाडु की, ये कर रही हैं, आंध्र प्रदेश की कर रही हैं, लेकिन बिहार में जब आता है तो बिल्कुल जीरो हो जाता है। क्या वजह है? इसका मतलब कि कहीं स्टेट गवर्नमेंट में वो इफिशियंसी नहीं है कि इन प्रोग्राम्स को कैरी आउट कर ले जाएं। करप्ट सिस्टम्स है, मनरेगा के फेलियर का एक बड़ा कारण रहा है। लेकिन सिंह साहब, ये भी देखा गया दक्षिण के यही राज्य हैं जो तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं और जागरूकता के लिहाज से भी, लेकिन तब भी यहाँ पर भी सूखे की एक समस्या है। नहीं, सूखा एक अलग चीज है, हम उसको रिजॉल्व करना, सूखे से जो रेजिलियंस की बात कर रहे थे अभी तो रेजिलियंस की जो बात है वो सदर्न स्टेट्स में है जो वेल मैनेज्ड है, यहाँ पे नहीं है। अब नतीजा ये होता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जब ये इंप्लीमेंटेशन के लिए जाता है तो वहां दम तोड़ देता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को, देश का पॉलिटिकल सबसे बड़ा एग्जीक्यूटिव सबसे लोएस्ट एग्जीक्यूटिव से डायरेक्ट बात कर रहा है, उसका पर्पस यही था कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ग्रो करें, पंचायत राज सिस्टम में विश्वास डेवलप करें, ताकि जब इंप्लीमेंटेशन लेवल पे आए और खास करके माइक्रो लेवल प्लानिंग में, तब वो लोग खड़े होकर कहें कि नहीं साहब हम नहीं, एक लेखपाल को वो सीधे कहें कि नहीं साहब तुम्हें करप्ट नहीं होने देंगे। ये जो हो जाएगा ना तो मुझे लगता है कि ये क्राइसिस खत्म हो जाएगी। फिलहाल अभी जो सूखा है, इस सूखे की सबसे बड़ी समस्या यह है कि आप इमीडिएटली मनरेगा को पूरी तरह स्ट्रेंथन करें। और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को इन क्षेत्रों में जहां सूखे की समस्या है वहां 100 दिन से बढ़ाकर 150 दिन किया है और फंड दिया है, अभी हाल में फंड दिया है। और फसल बीमा योजना एक टर्निंग पॉइंट होगा इंडियन एग्रीकल्चर में को रिवॉल्यूशनाइज करने के लिए, क्योंकि मैंने जो हमारा आंकलन है कि छोटा किसान अभी भी नहीं आ रहा था इसके लिए, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। आज 2% पे 1.5% पे अगर उसको देना है तो आराम से वो किसान अपना बीमा करा लेगा। ये अपने आप एक रिवॉल्यूशनरी कदम। बिल्कुल सिंह साहब, जिस तरह से सरकार लगातार कदम उठा रही है उससे दिखता है कि सरकार संवेदनशील है सूखे के संकट को लेकर। राज्य सरकारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है और यही वजह रही कि प्रधानमंत्री ने पंचायती राज दिवस के दिन तमाम देशवासियों से, पंचायत प्रतिनिधियों से ये अपील की, आग्रह किया और उन्हें ये भी दिखाया कि ये आपके एक तरह से आप जवाबदेही तय करें उन लोगों के प्रति जिनके प्रति आपको ये सारे काम करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का स्टूडियो आने का और इस पर चर्चा करने के लिए। तो चर्चा में आज बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
है।